देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उसका नालायक बेटा उसके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया। और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनता आया था। उसने कभी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारे के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही थी जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसको बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद बेबी। और इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई। ओम त्र्यंबकं यजामहे। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। मैं मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदारी सब कुछ तो संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। अपने घर आने की तो उन्हें फुर्सत ही नहीं है, ना कभी मोबाइल पर ठीक से बात करते हैं। हमेशा नौकरी का बहुत काम है या काम का बहुत बोझ है, बस यही कहते रहते हैं और अपने हाल में मस्त रहते हैं। उन्होंने या घर वालों ने कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि बाबूजी बोले, सरला तुम मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े हैं ना। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के ना बुला पाने का, गले नहीं लगाने का दुख नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ तो दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे डर लगता है कि कहीं ये उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसीलिए मैं इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपनी जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीची की और अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों से पूरी तरह समझ ना पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसू से तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी को गले से लगा ले, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेम जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा ही नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी की तरफ
दौड़ गया।